गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे 4th यूनिट धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो मेरी छाया आ रही है, ये एक आध दिन में ठीक कर देंगे। तो हम पढ़ चुके थे कि पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत धारा को अलग समझा जाता था और चुंबकत्व को अलग समझा जाता था। लेकिन जो ऑरस्टेड है, ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग से हमें बता दिया कि भाई ये दोनों एक ही चीज है, आप धारा से भी जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। अब वो जब उसने डिस्कवरी कर दी कि भाई धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, अब प्रश्न आया कितना उत्पन्न होगा, उसका मान क्या होगा, समझ लो ना। तो उसको कौन बताता है? बायो सावर्ट लॉ। तो आज हम पढ़ने वाले क्या है? दो साइंटिस्ट थे, बायो सावर्ट का नियम। और बहुत सिंपल नियम है, एक बार समझ लिया तो फिर दिक्कत नहीं हुई, इसको रटना नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट रट लेते हैं बायो सावर्ट के नियम के अनुसार ये इस तरीके से नहीं, समझ लो ना उसे। भाई हमें क्या पता है कि तार में करंट फ्लो करेगी तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो अब जैसे मान लीजिए हमारा तार है, ये हमारा तार है, तो सबसे पहली चीज समझने की क्या है कि पूरे तार के कारण एक संग नहीं निकाल सकते हम। जैसे कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लगता है, जहां पर आवेशों का आकार जो होता है साइज बहुत छोटा होता है। वैसे इसमें भी लिमिटेशन है, इसमें भी आप ये पूरा तार है, इसमें धारा बह रही तो एक संग नहीं निकाल सकते हैं, छोटे से टुकड़े के लिए। तो जैसे ये कोई तार है, इसमें धारा कितनी फ्लो कर रही है? I। इसका एक छोटा सा टुकड़ा है DL, और इसके कारण P बिंदु पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यहाँ पर ये DB लिख रहा हूं मैं। DB क्यों? क्योंकि छोटे से टुकड़े के कारण निकालने हैं। टोटल निकालेंगे तो सीधे B लिखेंगे हम। अब अपने दिमाग में सोचो, आप बिल्कुल दिमाग में सोचो कि भाई ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, ये दूरी R है, ये दूरी क्या है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बन क्यों रहा है? इसके कारण ये कम होगा तो कम बनेगा, ये ज्यादा होगा तो ज्यादा बनेगा, सिंपल सा कारण है। तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। उसके बाद ये जो DL है, इस टुकड़े में धारा बह रही है, तो जितना बड़ा टुकड़ा लेंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना प्रभाव होगा, तो इसके भी अनुक्रमानुपाती। हमेशा प्रभाव सीधी डायरेक्शन में ज्यादा होता है, जैसे टॉर्च की भी लाइट अगर हम देखेंगे सीधे में तेज पड़ती है, तो इसका मतलब कि जितना कोण ये जो है ज्यादा होगा, 90 की ओर होगा, उतना ज्यादा होगा, जितना कम होगा। तो साइन थीटा के भी क्या हो गया? अनुक्रमानुपाती। और दूरी के संग बताओ, दूरी के संग क्या होता है? दूरी के संग प्रभाव कम होते रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम घर से थोड़ा दूर जाते हैं तो हमारे माँ बाप का जो प्रभाव होता है थोड़ा कम होते जाता है, जिसके नजदीक रहेंगे उसका प्रभाव क्या होगा? ज्यादा पड़ेगा। तो अगर इसका मतलब है कि अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? अभी मैं जो लिखना है वो बाद में बताऊंगा। अभी बस आप ये समझो कि DB किसके प्रोपोर्शनल हुआ? I के। प्रोपोर्शनल किसके हो गया? आपके DL के। प्रोपोर्शनल किसके हो गया? साइन थीटा के। प्रोपोर्शनल किसके हो गया? 1/r² के। तो सबको मिला देंगे तो DB प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? IDL साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? r²। ये आ गया। अब देखो, अब लिखोगे कैसे कॉपी में? बायो सावर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, उसके रेखी खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, और रेखी खंड के मध्य बिंदु को उस बिंदु से मिलाने वाली लाइन तथा रेखी खंड के बीच में बनने वाले कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऐसा लिखोगे। उसके बाद लिखोगे जैसा चित्र में दिखाया गया, उसके बाद ये लिखोगे, फिर यहाँ पहुंच जाओ, इतना यहाँ तक लिखोगे। अब ये क्या है? अनुक्रमानुपाती का निशान है, हमें किसका चाहिए? बराबर का। तो इतना तो तुम समझ ही गए होगे कि अनुक्रमानुपाती को बराबर के लाने के लिए हम नियतांक लाते हैं, और नियतांक जो है प्रयोगात्मक रूप से जो है प्रयोगों के आधार पर उसका मान निकाला जाता है। तो यहाँ पर जब नियतांक लेके आते हैं वो लेके आते हैं μ0/4π। क्या बन गया ये? IDL साइन थीटा अपॉन r²। ये बन गया नियम, इसको डब्बे में बंद कर लेंगे। ये बायो सावर्ट का नियम बन गया। अब आपने क्या करना है? ये बायो सावर्ट का नियम बन गया। अब यहाँ पर नई चीज क्या आई है? ये सब हमें पता है, μ0 आई है। तो μ0 को कहते हैं चुंबकशीलता माध्यम की, चुंबकशीलता माध्यम की। तो निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है? 4π × 10⁻⁷
तो यहाँ पर रख देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो डी बी इज इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 10⁻⁷ आई डी एल साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन गया हमारा बायो सावर्ट का नियम। अब फिर यहाँ पर देखो कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इसी नियम को सदिश के पदों में हम व्यक्त करते हैं। बच्चों को थोड़ा यहाँ पर कठिन लगता है, जबकि इतना कोई कठिन यहाँ पर है नहीं भाई। आई आपका जो है आई डी एल, हाँ, तो जो आई है आपका ये स्केलर है, एक आर वेक्टर है, एक डी एल वेक्टर है। तो तुम्हें पता होगा कि अगर हम C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी लिखते हैं ये, तो ये जो है ये सदिश गुणनफल कहलाता है। ये सदिश राशि होती है। सदिश राशि सदिश फॉर्म में लिखने के लिए हमें यहाँ पर जो सदिश होंगे दो, उनको क्रॉस के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो जो सदिश ले रहे हैं, हम एक आर ले रहे हैं और एक डीएल ले रहे हैं, और इसको खोल देते हैं तो क्या बन जाता है? ए बी साइन थीटा। तो इसको सदिश रूप में लिखने के लिए हमने क्या करा, देखो हमने डीबी को ऐसे रहने दिया, 10⁻⁷ पे ऐसे रहने दिया, आई आर से ऊपर गुणा कर दिया, आर से नीचे गुणा कर दिया, डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब कर दिया। एक आर ऊपर आ गया, एक आर कहाँ आ गया? नीचे। अब सदिश रूप में लिखने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ तो लगा दिया डीबी के ऊपर ये क्रॉस 10⁻⁷, आई ऐसी रहेगा, इसको हमने लिख लिया डीएल क्रॉस आर। ये देखो यहाँ खोलो, ए बी, इसको ए मानो इसको बी, तो ए बी साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा आ जाएगा, डीएल आर साइन थीटा आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका आर क्यूब। बस, तो ये इसका सदिश रूप है। तो ये नियम हमें ये बताता है, जैसे कूलाम का नियम क्या बताता है, कोई तुमसे पूछेगा कूलाम का नियम हमें क्या बताता है, तो आप कहेंगे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को बताता है। तो ये नियम क्या बताता है? किसी धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके मान को बताता है। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि पूरे वायर में एक संग नहीं निकालेंगे, पूरे वायर में निकालेंगे, वायर के छोटे से हिस्से के कारण निकलता है ये। ठीक, अब रह गई, अब ये कैसी राशि है? सदिश। तो मान तो ये दे देगा आपको, फिर रह क्या गया? दिशा। क्या रह गया? दिशा। तो दिशा में दो नियम है। ये वाला नियम जो मैं बता रहा हूँ, राइट हैंड थंब रूल, ये सरल नियम है, इसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आप लिख लेंगे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो नियम ये है कि अगर हम चालक को इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा दिखाए, अंगूठा धारा की दिशा दिखाए, तो जो चारों उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई तार है और ऐसे जा रहा है और धारा उसमें ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर कहाँ को दिशा होगी? तो हम पकड़ेंगे इसको ऐसे, ये पकड़ा, ये अंगूठा धारा की दिशा के दिखा रहा, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। तो यहाँ पर इधर को होगा, यहाँ पर कहाँ होगा? नीचे को, नीचे कहाँ होगा? इधर को, यहाँ कहाँ होगा? ऊपर को। तो ये न्यूमेरिकल करेंगे तो वो आ जाएगा। तो इसमें इस तरीके से लिख लेंगे कि धारा की जो दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई इस नियम का हम लोग जो है कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। इस नियम की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे करते हैं। तो देखो जरा सा, एक मैं आज करा देता हूँ, एक फिर कल करेंगे। जो तुम्हारे कोर्स में बहुत सरल सा है, मतलब अनुप्रयोग, बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है कि वृत्तीय चालक, वृत्तीय चालक के कारण केंद्र में बील विरोम, बी माने चुंबकीय क्षेत्र, ये है। तो कोई भी आर्टिकल शुरू करते हैं, पहले दिया क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल होता है, दिया क्या है आपको? दिया है ये एक वृत्तीय चालक है, इसमें कितनी धारा बह रही है? आई। ये इसका क्या है? त्रिज्या है। ये कितना है? आर। हमें क्या निकालना है? इसके सेंटर पे ये चुंबकीय क्षेत्र। पहले तो ये लिख लेंगे, पहले सबसे पहले ये लिखोगे, माना एक वृत्तीय चालक है जिसमें आई धारा बह रही है, इसकी त्रिज्या आर है, और हमें इस चालक के कारण इसके केंद्र पे क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। तो अब हम बायो सावर्ट नियम लगाएंगे। तो बायो सावर्ट नियम में पूरे के एक संग तो लगेगा नहीं, तो हम लिखेंगे, इसके लिए हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है? डीएल, और ये मिलाने वाली लाइन होगी डीएल को बिंदु ओ से, बिंदु ओ केंद्र से मिलाने वाली लाइन, और ये दूरी कितनी होगी? आर। अब अभी लिखा है बायो सावर्ट नियम, याद करो,
डीएल लंबाई कितनी दूरी पे निकालना है, आर दूरी पे, धारा कितनी बह रही है, आई, तो कितना हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो है नियम। अब बताओ साइन थीटा क्या होता है, डीएल और मिलाने वाली लाइन के बीच में एंगल, ये होगा साइन थीटा, दिख रहा होगा, ये त्रिज्या है और ये जो है आपकी स्पर्श रेखा है, तो 90 अंश होता हमेशा, 9/10 में पढ़ा होगा, तो थीटा कितना हो गया 90 अंश, तो 90 अंश हो जाएगा, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना बन जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल अपॉन आर, यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा क्योंकि दूरी आपकी कितनी है, कैपिटल आर। अब ये तो टुकड़े के कारण हुआ, हमें तो टोटल चाहिए, तो हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, निकालते जाएंगे, ये छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। तो इसका मतलब कुल चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको चाहिए तो जो छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र हैं इनका समेशन कर दो, योग कर दो। तो समेशन नहीं करते हम लोग, समेशन की जगह क्या करते हैं, आसान क्या पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो 0 जहां से लंबाई शुरू हुई और टोटल लंबाई कितनी है 2 पाई आर, ये म्यू नॉट और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। बायो वाले भी समझ लो, इसमें कुछ कठिन नहीं है। तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन में भी लेते हैं और डिफरेंशिएशन में भी लेते हैं, अवकलन में भी लेते हैं और समाकलन में भी लेते हैं। आई नियत है तो आई को भी बाहर ले लेंगे, आर स्क्वायर भी नियत है, यहाँ आ जाएगा 0 to 2 पाई आर, यहाँ कितना आ जाएगा डीएल। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा एल। वैसे तो आपको समझ सकते हो, इसका मतलब समेशन, समेशन का मतलब डीएल, छोटे छोटे टुकड़ों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। नहीं आ रहा फिर भी समझ लो, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, यहाँ लोअर लिमिट इसको कहते हैं 0 और यहाँ 2 पाई आर, फिर एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर माइनस 0, तो माइनस 0 का कोई मतलब नहीं रह गया, तो 2 पाई से ये कट गया, आर से आर कट गया, तो केंद्र में कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई से कट गया ना, तो यहाँ कितना बचा 2 और एक आर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर आ गई, इस पर केंद्र पर आ गई। निकालोगे कैसे, जैसे धारा इधर को बह रही है, यहाँ ये अंगूठा यहाँ को, तो ये बाहर को होगी, लंबवत बाहर को, और धारा अगर आपकी जो है अभी ऐसे जा रही है, तो अगर ऐसे जाती तो अंगूठा ऐसे, तो धारा की दिशा अंदर को होती। ठीक, अब यहाँ पर इसके 3 केस हैं आपके। पहला केस है कि अगर n चक्कर होते हैं, ये तो एक चक्कर के लिए लिखा है, यदि चक्कर कितने हो n हो तो इसको n गुना कर देंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी n म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हो जाएगी n म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कई बार ऐसा होता है आपका ये कि पूरा आपका ये नहीं दिया होगा, पूरा सर्किल नहीं दिया होगा, ये इतना ही सर्किल दिया होगा, जैसे ये सर्किल है और ये दे दिया कि यहाँ केंद्र पे कितना कोण बना रहा है थीटा। तो इसको कैसे करेंगे, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, ये धारा इसमें कितनी बह रही है आई, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो जो 10th में सेक्टर का एरिया, इसका वो निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो कुल एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू कुल एरिया पाई आर स्क्वायर, या ये लंबाई आर की कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, जैसे यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। अगर इसकी कोण थी 360 होता तो चुंबकीय क्षेत्र इतना होता, तो कोण 360 तो नहीं है, कितना है थीटा, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला ये आ जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन कितनी हो जाएगी 2r। तो ये चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा जब ये कितना कोण बनाएगा, यहाँ पर थीटा कोण बनाएगा। तो ये हमने एक एप्लीकेशन कर दिया, मेन यही एप्लीकेशन कोर्स में है, लेकिन हमको थोड़ी और पढ़नी पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे एक इसी का एक एप्लीकेशन, जरा बड़ा वाला आर्टिकल पढ़ेंगे जब हम यहाँ पर इसके एक्सेस पे कहीं पे निकालेंगे, और एक हम पढ़ेंगे किसी सीधे चालक के कारण। अभी इसके लिए इतना, बायोसावर्ट नियम और ये पढ़ लीजिएगा, इसमें थोड़े क्वेश्चन कर सकते हो जो इसमें क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। थैंक यू।